नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतरंगी पर। तो आइए शुरू करते हैं आज़ादी से लेकर अब तक की इस सीरीज को। LPG रिफॉर्म 1991 भारत की इकोनॉमी के लिए एक ऐसा साल है जिसने भारत की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। देश को चलाने के लिए केवल 2 हफ्तों का ही पैसा बचा था, लेकिन उस समय की नरसिम्हा राव सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इस डूबती इकोनॉमी को बचाया भी और आगे का रास्ता भी तय किया। आइए जानते हैं इस कहानी को। जून 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह के सामने कई चैलेंजेस थे। पाक पर चीन के साथ युद्ध, हर्षद मेहता स्कैम, FDI पर रोक, इंपोर्ट के लिए लाइसेंसी सिस्टम से देश की इकोनॉमी की रफ्तार थमी पड़ी थी। 80 के दशक तक सरकार तय करती थी कि कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी। ऐसी इकोनॉमी स्ट्रक्चर का नतीजा ये हुआ कि भारत का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $8.5 बिलियन बचा था। इसके बाद 24 जुलाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते हुए निर्णायक फैसले लिए और भारत में LPG रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% किया। बजट में बैंकों पर RBI की लगाम भी ढीली की। देश में लाइसेंसी राज लगभग खत्म कर दिया। इससे किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन होगा और उसकी कितनी कीमत होगी, इन सब का फैसला बाजार पर ही छोड़ दिया। इससे इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का रास्ता खुला और इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी। डाउनफॉल ऑफ दूरदर्शन। 70 और 80 के दशक में दूरदर्शन की भूमिका सूखे में पानी की आपूर्तिकर्ता की तरह थी। 1976 में जब टीवी ऑल इंडिया रेडियो से अलग हुआ तो दूरदर्शन में जान आ गई। उस समय DD न्यूज़ कास्टर बनना स्टार बनने जैसा था। टेलीविज़न पर एशियन गेम को प्रसारित करने के लिए इंदिरा गांधी की मंजूरी ने दूरदर्शन को अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने में मदद की। रंगीन टेलीविज़न के आगमन ने एक बार फिर प्रोग्रामिंग को एक और बूस्ट दे दिया। रंगीन टीवी ने लोगों के चित्रों में रंग भर दिए। जब हम लोग और रामायण प्रसारित हुए, गांव के गांव, छोटे शहर और शहरी भारत, हर जगह दूरदर्शन ने अपनी पहुंच बना ली। लेकिन इसके बाद दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसके कई कारण थे। 17 जनवरी 1991 में गल्फ कंट्रीज में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका के चैनल CNN ने सैटेलाइट टीवी की मदद से इस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट किया। इस एक्शन ने टीवी चैनलों के लिए नए रास्ते खोल दिए। 1991 में ही इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे फॉरेन टीवी चैनलों को प्रसारित होने में मदद मिली। केबल टीवी की शुरुआत ने इसे एक और झटका दे दिया। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने DD को छोड़कर अपने चैनल स्टार्ट कर दिए। अब DD के पास 36 चैनल हैं, 7 ऑल इंडिया, 28 रीजनल और 1 इंटरनेशनल। बिग बुल मेहता। 1990 से 92 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव का समय था। 1991 में देश में LPG रिफॉर्म लाए गए और इकोनॉमी को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू हुआ। इस बीच वित्तीय बाजार में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि शेयर की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले। 4000 करोड़ रुपए के इस घोटाले को हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। इस घोटाले के बाद सेबी को शेयर बाजार में गड़बड़ी और धांधली पर नजर रखने के लिए अधिकार दिए गए थे। गुजरात के राजकोट में प्लेन मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। बचपन मुंबई के कंदावली में बीता। इसके बाद BCom करके हर्षद ने छोटी छोटी नौकरी की। साल 1984 में हर्षद ने अपनी खुद की कंपनी ग्रो मोर रिच एंड असेट मैनेजमेंट खड़ी की। शेयर मार्केट की बारीकियों से हर्षद मेहता पहले से वाकिफ था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर इस स्कैम को अंजाम दिया। हर्षद 15 दिनों के लिए बैंक से कर्ज लेता था। यह सब कुछ सेटिंग के बलबूते पर होता था और इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। फिर बैंक से लिए लोन के पैसे को हर्षद स्टॉक मार्केट में लगाते और कई गुना कमाई करते और 15 दिनों के बाद बैंक को उसका पैसा लौटा देते थे। हर्षद के इसी पैसे की बदौलत ACC सीमेंट के शेयर की वैल्यू 2 साल से भी कम में 200 रुपये से 9000 रुपये पहुँच गई। इसके बाद सेबी में बदलाव करते हुए उसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की पावर दी गई।
6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में बेहद अहम दिन है। यह घटना इतनी अहम है कि इस घटना ने भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। देश में जो आज सांप्रदायिक माहौल दिखता है, उसके बीच भी कहीं न कहीं इस घटना में निहित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को कार सेवकों द्वारा ढा दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी। इस पूरी कहानी के तार पीछे की कई घटनाओं से जुड़ते हैं। साल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद करके राम मंदिर के लिए आंदोलन छेड़ दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में तलाक के बाद हर माह पत्नी को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। इस फैसले का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। उनका कहना था कि तलाक के बाद महिला की देखरेख की जिम्मेदारी इद्दत की मुद्दत तक होती है, यानी लगभग 3 महीने। इसके बाद पति जिम्मेदार नहीं होता। मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने सन 1986 में संसद में कानून बनाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया। 1986 में ही फैजाबाद जिला जज ने हिंदुओं को मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ सरकार का शाहबानो केस में घुटने टेक देने से बहुसंख्यक समाज में नाराजगी पैदा हुई और राजीव गांधी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सन 1989 में चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद को अलायंस की इजाज़त दे दी। इस फैसले ने बीजेपी को अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का मौका दे दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसने देश में एक हिंदूवादी लहर पैदा कर दी। 30 अक्टूबर 1990 बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रही भीड़ पर तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसमें 16 कार सेवकों की मृत्यु हो गई। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन। मस्जिद के सामने ही 200 मीटर दूर वरिष्ठ नेताओं के लिए रामकथा कुंज में मंच लगा था। भजन कीर्तन चल रहे थे। दोपहर के समय अशोक सिंघल माइक से बोल रहे थे कि हमारी सभा में कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं। तभी अचानक कार सेवकों का एक बड़ा हुजूम मस्जिद की ओर बढ़ा और उसे गिराने के लिए जो हाथ लगा उससे ही वार करने लगे। करीब 2 बजे पहला गुम्मद गिरा। 4 से 5 बजे तक सारे गुम्मद गिरा दिए गए। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। केस कोर्ट में चला गया और 2019 में इसका फैसला आया। फैसले की कहानी को हम आगे के पार्ट में जानेंगे। ब्लैक फ्राइडे दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढा दिया गया था, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मैनन और मुस्तफ़ा दोसा ने बाबरी मस्जिद ढाई जाने का बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया। साल 1993 तारीख 12 मार्च दिन शुक्रवार मुंबई के अतीत का वो बदनुमा दाग है जिसे शायद ही कभी मिटाया जा सके। साल 1993 एक के बाद एक धमाके ने मुंबई ही नहीं पूरे देश को दहलाकर रख दिया। मुंबई में पहला धमाका स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत के बेसमेंट में हुआ था। घड़ी में 1:30 बजे थे। 50 लोग मारे गए थे। अभी यहाँ की चीख पुकार थमी नहीं थी कि आधे घंटे बाद एक कार धमाका और हुआ। जगह थी नरसिंहनाथ स्ट्रीट। अगले 2 घंटे से कम वक्त में ही सिलसिलेवार 12 धमाके हो चुके थे। धमाकों के बाद शरद पवार ने बयान दिया कि 12 नहीं 13 ब्लास्ट हुए हैं। एक मुस्लिम इलाके में भी हुआ है। इस बम धमाके में 250 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 800 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। यह दुनिया भर में सीरियल बम विस्फोट का पहला मामला था। करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इन धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक धमाके भारत से बाहर रहने वाले दाऊद ने कराए थे और ये दिन भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। बाइनरी बूस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में बीते 50 सालों में दुनिया ने बड़े बदलाव देखे हैं और इसी की मदद से ही ग्लोबलाइजेशन इतना आसान हो पाया है। भारत भी आज 5th जनरेशन तक पहुंच गया है। भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में राजीव गांधी की अहम भूमिका थी। आइए जानते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। यहाँ पर ही देश का पहला कंप्यूटर लगाया गया। साल 1955 के आखिरी में इसे लगाया गया था, यानी आज़ादी के मात्र 8 साल बाद देश में पहला कंप्यूटर आ चुका था। इसे इंग्लैंड से मंगाया गया था। इसका नाम था HEC 2M।
उस समय कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते थे। इस कंप्यूटर को इंस्टॉल करने में करीब 2 महीने का समय लग गया था। 1956 में देश का पहला कंप्यूटर टिफ्रैक यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मिला। इसके बाद साल 1966 में देश का पहला सॉलिड स्टेट डिजिटल कंप्यूटर ECU-1 को डेवलप किया गया। इसके बाद भी कंप्यूटर आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर की चीज़ थे। राजीव गांधी ने कंप्यूटर से सरकार का कंट्रोल हटा दिया, जिससे पूरी तरह असेंबल कंप्यूटर भारत में इंपोर्ट होने लगे और इनके प्राइस कम हुए। राजीव गांधी के समय में ही MTNL और BSNL की शुरुआत हुई। अब सरकार की मदद से प्राइवेट कंपनियां भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग गई थीं। टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। स्वतंत्र भारत में एक समय था जब टेलीफोन रखना एक लग्जरियस बात हुआ करती थी। टेलीफोन के नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करने में महीनों और कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। कॉल करने का कोई आसान तरीका नहीं था। 1991 देश में 1000 लोगों पर 6 फ़ोन होते थे। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनियों के आ जाने से यह तेज़ी से बढ़ा और 2015 में भारत में 1 बिलियन फ़ोन कनेक्शन हो गए। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को आज 5G तक पहुंचाने की शुरुआत 1985 में हुई। 1985 में डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंडिया पोस्ट से अलग हुआ। बाद में इसे भी MTNL और BSNL में डिवाइड कर दिया गया। 1980 से पहले तब वायरलाइन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तब लोकल कॉल के अलावा कॉल करने के लिए ऑपरेटर से ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी। इसके बाद 1990 की शुरुआत में STD की शुरुआत हुई। इसने ऑपरेटर की ज़रूरत ख़त्म कर दी। अब केवल STD नंबर और फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती थी। इंटरनेट भी भारत में वैसे तो 1986 में आ गया था, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं था, देश के कुछ खास जगहों पर ही था। 1991 के बाद टेलीकॉम रेवोल्यूशन आई और 15 अगस्त 1995 BSNL ने पूरे देश में इंटरनेट की शुरुआत कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।